So again, welcome in this lecture room. As you know that we are discussing this respiration since from 4 days, and we have completed a number of terms, number of concepts, as well as some steps or topics under this topic are having respiration. तो उसमें मैंने बता दिया कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हम आज पढ़ रहे हैं. तो इसमें मैंने बता दिया है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है C6H12O6, it goes under a series of steps and then results the production of energy. So the first step, as we discussed, that is called as glycolysis. ये मैंने आपको बताया है, glycolysis है ना. तो उसके बाद सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये भी हमने पढ़ा है. तो देन थर्ड दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, जो आज हम पढ़ रहे हैं. तो द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये स्टेप्स, इन्हीं स्टेप से इस ग्लूकोज को गुजरना पड़ता है, तो बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस करता है. तो पहले मैं यहाँ लिखूँ ये ग्लूकोज हियर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो नए आए ये गौर से सुने, बाद में आपको मैं बताऊँ, ठीक है, और रिपीट भी मैं करूँ आपको. दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, पहले इसको ग्लाइकोलिसिस होती है. तो ग्लाइकोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन होता है, सुपरेट होता है, इसकी लिसिस होती है, एंड इट फॉर्म्स हियर, इट फॉर्म्स पायरुविक एसिड, PA इन शॉर्ट आई कैन राइट हियर. ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस से दाखिल होता है तो ये यहाँ पर पायरुविक एसिड बनाता है. साथ साथ में यहाँ हमें ATP मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिड्यूस ATP, लेकिन हमें यहाँ ATP कंज्यूम भी होते हैं, ADP, और साथ साथ हमें यहाँ पर NADH भी बनते हैं यहाँ पर. ये तो हमने पहले डिस्कस किया है. यहाँ पर NAD ये NADH ये रिड्यूस होता है, ये NADH बनता है. तो ये हमने ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट पढ़ लिया है. तो फाइनल प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड. तो उसके बाद पायरुविक एसिड जो है यहाँ पर ये दूसरे स्टेप से गुजरता है. ये पायरुविक एसिड जो है मैंने ये बता दिया है कि इट इज C3 कंपाउंड, यानी इसमें 3 कार्बन हैं. तो ग्लूकोज में कितने हैं? 6 कार्बन हैं. उसका मतलब एक ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में कितने हैं? C6. तो पायरुविक एसिड में C3, वो यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड, ये हमने पढ़ लिया है. तो उसके बाद दूसरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. तो यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो है इसको 2 रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा इसको. वन इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन, पहली रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ से इसके 3 कार्बन है. यहाँ मैं लिखूँ जो पायरुविक एसिड है इससे कितने कार्बन है? 3 कार्बन. एक कार्बन यहाँ से रिमूव होगा, दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन. क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेस. ये मैंने बताया आपको पहले. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को हम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं. तो एंजाइम जो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेस. इसके साथ साथ यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन भी होती है, जो मैंने कल बताया. तो डिहाइड्रो यानी कि पायरुविक एसिड जो है, इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो हाइड्रोजन NADH जो है इसके साथ कंबाइन होगा, तो ये रिड्यूस होगा, यानी रिडक्शन यहाँ पर होगी. सो दिस विल गिव NADH. तो जब इस यहाँ से पायरुविक से एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन रिमूव होगा तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन. ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस. यहाँ पर दूसरी रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन. तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, ये पायरुविक एसिड जो है इससे
हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा वो किसके साथ मिलेगा, NAD। तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी, ये हमें NADH देगा, ये तो भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप देगा या एसिटाइल। तो इस एसिटाइल के साथ और एक प्रोसेस होगी यहाँ पर इसके साथ कोएंजाइम कंबाइन होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, इसमें रिकैप पे करता हूँ। तो जब ये कोएंजाइम इस एसिटाइल के साथ मिलेगा, दिस विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A। तो उसके बाद दिस विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको याद होगा कल मैंने बताया है, ये सेल है, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम छोड़ेंगे, छोटा बनाएंगे, क्योंकि हमें इस वक्त साइटोप्लाज्म की जरूरत है। तो दिस इज ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होगी, दिस विल गिव पायरिक एसिड, और पायरिक एसिड जो है इसको ऑक्सीजन डिकार्बोक्सिलेशन होगी, तो यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम देगा या एसिटाइल ग्रुप। सो दिस विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरिक एसिड किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा, तो यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम पहले देगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम तो यहाँ बना। अब ये थर्ड स्टेप फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रेबस साइकिल। कल मैंने बताया, इंट्रोडक्शन दी, क्रेबस साइकिल ये सर हैंस क्रेबस था जिसने डिस्कवर किया या इस पर काम की, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेबस साइकिल। तो यहाँ पर मैंने कल बताया, ये जो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर है, एसिटाइल कोएंजाइम, इसके कितने कार्बन हैं, शाबाश, 2, क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ निकला, 3 थे यहाँ, एक रिमूव हुआ, कितने रहे अब, 2। यहाँ मैं लिखूँ C2। तो इस C2 यानी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जो कल मैंने बताया, इसमें कितने कार्बन, इसमें शाबाश, कल मैंने बताया आपको 4 होते हैं, C4, इसमें C4 है। तो ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड किसके साथ कंबाइन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। तो यहाँ पर और एक कंपाउंड वाटर भी आएगा, यहाँ पर वाटर यहाँ ऐड होगा। तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन इन क्रेबस साइकिल। ये क्रेबस साइकिल जो कभी कभी ऑक्सीजन क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो या नीट हो या कोई और हो, आपको ये लिखना पड़ेगा वहाँ पर, या क्वेश्चन होगा व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन विच आकर्स ड्यूरिंग क्रेबस साइकिल। मैंने कहा ना, सब कुछ चेंज हुआ, NEP आ गई, अब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, या व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्रेबस साइकिल। तो कौन सी फर्स्ट रिएक्शन है, ऑक्सो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड combines with 2 carbon compound, also combination of water takes place. So this forms first product that is called as shabash citric acid. Citric acid. This forms citric acid. कितने कार्बन आएंगे अब, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, कितने आएंगे, so this will be C6 compound. So first compound which is formed during Krebs cycle, that is C6 compound, that is called as citric acid. तो ये Krebs cycle है, इसको हम citric acid cycle भी कहते हैं, ये भी कल मैंने बताया। तो उसके बाद अगर ये देखेंगे, इसमें 6 कार्बन हैं, it contains 6 कार्बन एटम्स। तो 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH अटैच है, तो दिस आल्सो कॉल्ड एज TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या एक्सप्लेन क्रेबस साइकिल, या एक्सप्लेन साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसके 3 नाम हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल और फिर से क्रेबस साइकिल। क्लियर। तो उसके बाद ये जो साइट्रिक एसिड है, यहाँ पर अगर आपकी NCERT आप देखेंगे, वहाँ पर उसने कुछ ही स्टेप्स दिए हैं। यहाँ पर उसने डायरेक्ट स्टेप आया है अल्फा कीटो गुल्टोरिक एसिड। अरे मैंने बहुत बार कहा है आपको, बुक भी साथ आया कीजिए, आप देखेंगे। तो यहाँ उसने साइट्रिक एसिड के बाद डायरेक्ट क्या लिखा है, अल्फा कीटो गुल्टोरिक एसिड, है कि नहीं है? तो लेकिन यहाँ और भी कुछ स्टेप्स है, वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर जो साइट्रिक एसिड है, इट यूज अनदर कंपाउंड
यहाँ पर इससे वाटर लॉस होता है, तो ये कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड सिस एकोनिटिक एसिड, जो मैंने कल बताया, सिस एकोनिटिक एसिड। ये एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन आप याद रखिए सिस एकोनिटिक एसिड। तो यहाँ पर आइसोमराइजेशन होती है, ये फिर से और नया एक कंपाउंड देता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड। तो आइसोसाइट्रिक एसिड के बाद यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होती है, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होती है और कोएंजाइम इसके साथ मिलता है, COA, जो आइसोसाइट्रिक एसिड बना, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगी। जब डिहाइड्रोजनेशन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो वो किसके साथ मिलेगा, NAD के साथ मिलेगा। ये क्या देगा, NADH। क्लियर? सो दिस कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन। तो एंजाइम यहाँ कौन इस्तेमाल होगा, डिहाइड्रोजनेशन। मैंने कल भी बताया, जब भी डिकार्बोक्सिलेशन होगी तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। जब भी डिहाइड्रोजनेशन होगी तो यहाँ पर हमेशा डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो एंजाइम, जो प्रोडक्ट बनेगा जिसका कॉल्ड, कोई मुझे बताएगा, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड, आई थिंक यही है, कल पढ़ा आपने, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड, ये बनेगा यहाँ पर। रफ आप चेक कर लो, यही है ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड। ये बनाएगा यहाँ पर क्या, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड। क्लियर? तो उसके बाद जो स्टेप है वो आपके एनसीईआरटी में, उसके बाद जो स्टेप है आता है इसमें, वो आपके एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, तो क्या यहाँ रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भूल जाती हो, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी तो रिमूव क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6 है ना, यही है ना। जब इसे इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्या देता है, CO2 प्लस H2O, 6 टाइम्स है ना। तो ये 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव होनी चाहिए। एक तो कहाँ निकल गया, यहाँ पर निकला ना एक, दूसरा अब कितना रहा इसमें, एक, क्योंकि पायरिक एसिड है ना, यहाँ पर मैं एक ही ले लूँ। यहाँ पायरिक एसिड में कितने कार्बन है, एक यहाँ पर निकला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अब इसमें कितना बचा, एक ही बचा। तो डिकार्बोक्सिलेशन दिस विल गिव अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड। ये भी मैंने कल बताया है, रिकैप करता हूँ। अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड एक्चुअली कंपाउंड है गुल्टारिक एसिड, मगर उसके अल्फा कार्बन पर कीटानिक ग्रुप है। तो कीटानिक ग्रुप किस तरह, सी डबल बॉन्ड हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप होगा, तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ तक पढ़ा था हमने, कहा यहीं तक पढ़ा, याद है, यहीं तक पढ़ा ना। तो उसके बाद यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर एक तो यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगी, तो तीसरा कार्बन भी यहाँ से बाहर आ गया, तीनों के तीनों कार्बन इस पायरिक एसिड के बाहर आ गए। एक तो क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन, तो NAD यहाँ आएगा, वो क्या देगा, NADH, इसको रिडक्शन होगी यहाँ पे, सो दिस विल गिव NADH। तीसरा पॉइंट यहाँ पर को एंजाइम इसके साथ ऐड होगा, COA को एंजाइम। तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, अब दिस विल गिव आई थिंक सक्सिनाइल को एंजाइम, सक्सिनाइल को एंजाइम।
ये मैं फिर से रिपीट करूं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यहां पर दो रिएक्शन होंगे, एक तो डिकार्बोक्सिलेशन होगी क्योंकि अभी तो एक कार्बन बचा है इस पायरिक एसिड का, दो तो पहले निकले, एक स्टेपर एक स्टेपर यहाँ पर, तो तीसरा अभी बचा है वो यहाँ से निकलेगा। सो हियर डिकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस, तो उसके साथ डिहाइड्रोजनेशन भी होगी। सो दो एंजाइम यहाँ काम आएंगे, एक तो डिकार्बोक्सिलेज, दूसरा डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पर NADH बनेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ हमें COA यानी को एंजाइम्स के साथ ऐड होगा, दिस विल गिव सक्सिनाइल को एंजाइम। क्लियर? यहाँ तक आ गया क्लियर? तो इसके साथ अब यहाँ पर एक अहम स्टेप है, यहाँ पर GDP is called as गाइनोसिन डाइफॉस्फेट, जिस तरह हम लिखते हैं ADP जिस कॉल्ड एज गाइनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी कंपाउंड, इसी तरह यहाँ पर GDP गाइनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होगा, क्योंकि इस स्टेप से एनर्जी कुछ बाहर आएगी, यहाँ पर एनर्जी बाहर आएगी। सो एनर्जी को हमने स्टोर करना है। जब ये स्टेप होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ये जब दाखिल होगा इस साइकिल में, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि इससे एनर्जी कोई बाहर आएगी, वो एनर्जी हमने ज़ाया नहीं करना है बल्कि हमने को स्टोर करना है। स्टोर किसे क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा क्या GDP, तो इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या देगा GTP गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कल भी मैंने बताया ये ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी बाहर आती है, वो एनर्जी कहाँ जाती है, इन बॉन्ड में स्टोर होती है। किन बॉन्ड में? कर्व्ड बॉन्ड्स। अलग मैंने कल ये बताया आपको, हालांकि बॉन्ड्स दो किस्म के होते हैं, एक तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक तो कर्व्ड लाइन बनाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन बॉन्ड को अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए वी नीड एनर्जी, मगर अगर ये ब्रेक करेंगे ये एनर्जी देगा। क्लियर? जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी में, उस वक्त यही बॉन्ड ब्रेक होता है, दिस गिव्स ADP प्लस एनर्जी। लेकिन यहाँ बॉन्ड बनाना है, सो बॉन्ड तभी बनेगा जब एनर्जी वहाँ हो, तो एनर्जी यहाँ आएगी, सो दैट विल गेट स्टोर्ड इन दिस GDP। तो यहाँ GDP आएगा और उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इसमें कैपेसिटी है, इट स्टोर्स एनर्जी। ठीक है? सो दिस गिव्स GTP, दिस विल गिव हियर GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट विल गिव GTP। बाद में GTP जो है इट विल गिव ATP। ये GTP जो है बाद में इट विल गिव, इस तरह यहाँ लिखेंगे ADP प्लस GTP, यहाँ पे लिखो ADP प्लस GTP। यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव होगा, किससे? GTP से। ये इस तरह मैं लिखूं प्लस, ठीक है? यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ पर आएगा, इसके साथ कंबाइन होगा, दिस विल गिव ATP। ठीक है? वो बाद में जो ये GTP है इट गिव्स ATP बाय कंबाइनिंग विद ADP। तो ये अहम स्टेप है यहाँ पर। सो यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो कोएंजाइम बाहर आएगा यहाँ पर, कोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, एक तो सक्सिनिक एसिड देगा प्लस कोएंजाइम। तो उसके बाद यहाँ पर अब और एक स्टेप से दाखिल होगा ये सक्सिनिक एसिड जो है, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा। सो यहाँ पर अनदर कोएंजाइम निकोटीन, क्या हम लिखते हैं यहाँ पर NADP, यहाँ पर हम लिखते थे NADP के बदले यहाँ पर FAD आएगा। यहाँ तो हम लिखते हैं, यहाँ तो डिहाइड्रोजनेशन होती है,
NAD आता था, निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, लेकिन इस स्टेप पर FAD आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ F फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आएगा FAD, तो इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो इसको डिहाइड्रोजन या इसको रिडक्शन होगी, दिस विल गिव FADH। यहाँ से लिख रहा मैं FAD, दिस विल गिव हियर FADH। जिस तरह यहाँ हम क्या लिखते थे NAD, तो इसको रिडक्शन होती थी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था, इसके साथ कंबाइन होता था, तो इसको रिडक्शन होती थी, NADH। तो यहाँ पर NAD के बदले क्या है FAD को भी रिडक्शन होगी, दिस विल गिव FADH। सो इन प्लेस ऑफ NADH हियर फॉर्म्स NAD, ये FADH, सॉरी FADH। तो सक्सिनिक एसिड जो है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। Succinic acid gets converted into malic acid. Malic acid is C4 compound. Malic acid is C4 compound. तो यहाँ पर हमें FADH भी बन गया। तो यहाँ ये मैलिक एसिड दिस विल गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सलोएसिटिक एसिड, मगर यहाँ इसको रिडक्शन होगी या डिहाइड्रोजनेशन होगी इसको, यहाँ हमें NAD आएगा, तो ये रिड्यूस होगा, दिस विल गिव NADH। तो मैलिक एसिड दिस विल गिव ऑक्सलोएसिटिक एसिड। सो फिर से ये साइकिल फॉलो करेगा यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल हमने स्टार्ट किया कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सलोएसिटिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड क्या देता है, सिस एक्वांटिक एसिड। उसके बाद हमें आता है आइसोसाइट्रिक एसिड, देन डिहाइड्रोजनेशन use oxalosuccinic acid, then decarboxylation, it gives alpha ketoglutarate acid, then dehydrogenation as well as decarboxylation, this gives succinyl coenzyme। यहाँ तो coenzymes के साथ ऐड होता है। तो इसके बाद फिर से यहाँ पर important step है, ये नीट में पूछा जाता है, name the step where ATP is formed during Krebs cycle। ये आपने याद रखना है, कौन सा स्टेप है इस क्रेब्स साइकिल में जहाँ से आपको GTP और ATP सेम, अगर वहाँ ATP पे आएगा डरना नहीं, या GTP आएगा डरना नहीं, कौन सा स्टेप को आपको याद रखना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड के दरमियान यहाँ पर हमें ATP बनता है, क्लियर। या आपको ये प्रश्न आएगा कौन सा स्टेप है जहाँ से हमें FADH या रिडक्शन ऑफ FAD इनटू FADH होता है, वो कौन सा स्टेप, यानी आपने हर एक स्टेप याद रखना है। तो आपको समझ में आया हर एक स्टेप। तो ये रहा क्रेब्स साइकिल। अब हम लिखेंगे क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन ना, मतलब ओवरऑल इसमें हमने दिया क्या यहाँ से और हमने वहाँ से लिया क्या। हम यहाँ कहेंगे इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल दिस विल फॉर्म इट इन रिएक्शन। तो पहले हमने दिया क्या, शाबाश, पायरिक एसिड दिया ना, पायरिक एसिड दिया ना, PA प्लस, शाबाश, यानी इनपुट आप लिखो यहाँ इनपुट। एक तो इनपुट में क्या लिखते हैं, पायरिक एसिड। नंबर 2, शाबाश, कोएंजाइम A प्लस, शाबाश, NAD प्लस, देखो ना इसकी तरफ, GDP प्लस, शाबाश, FAD। यही हम देखें ना यहाँ से। आपको ये लिखना है कि हमने कौन कौन सा कंपाउंड या सबस्टेंस इसमें इस्तेमाल यहाँ से किया, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। तो एक तो पायरुविक एसिड, दूसरा कोएंजाइम NAD, GDP, FAD, और कुछ कभी कभी वाटर भी हमने इस्तेमाल किया, ये सब आपने लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। मतलब कभी आपको एग्जाम में आएगा रिएक्शन होगी, वहाँ आपने लिखना है ये कौन सी रिएक्शन है, किस साइकिल या किस रिएक्शन है हमारा रेस्पिरेशन में, कौन सा स्टेप है। ये रहा आपका इनपुट। अब लिखेंगे हम आउटपुट। आउटपुट में क्या बनता है हमें, शाबाश, शाबाश, कोएंजाइम वापस आता है,
कोएंजाइम नहीं, आउटपुट फाइनल क्या आता है आपका IQ में चेक करो, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखो, साइकिल की तरफ देखो, हमने पाया क्या, इनको छोड़ दो, आइसोसाइक्लिक साइक्लिक एसिड बस ये अल्फा की इनको छोड़ दो, इसके अलावा आप देखो हमने पाया, इसको भी छोड़ दो, हैंड दो इसको, बताऊं यही कह रहा हूँ, क्या पाया, वो लिखेंगे हम ATP और ADP और FADH कुछ नहीं है, जोरपान और क्या है इसमें, देखो पढ़ना तो वो नहीं है आपने, मैंने बता दिया बस, वन वे ट्रैफिक होगा यहाँ से, इट इज बाई डायरेक्शनल, इट इज टू वे ट्रैफिक, आप ही बताया करो ना। GDP आपने कहा या ATP, ठीक, उसके बाद ये NAD यहाँ हमने लिखा, ये किसमें तब्दील हुआ, ये FAD किसमें तब्दील हुआ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप भी देखना हमने यहाँ दिया क्या, ये तो आएंगे बीच में, मुझे तो these are customers, कौन, these are intermediate steps, साइक्लिक एसिड, सिस्टर बॉन्ड के अल्फा के एस्टर, these are customers, ये तो आएंगे, मुझे ये दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है ना, हमने देखना हमने दिया क्या, सो these are called as intermediate compounds, कौन, ये जो यहाँ से बने, मतलब ऑक्सरो एसिटिक एसिड प्लस यहाँ बना जिससे इंटरमीडिएट स्टेप, ये बना जिससे इंटरमीडिएट स्टेप, हालांकि हमने आखिर इससे हासिल करना क्या है, हासिल तो हमने एनर्जी करनी है, तो ये बीच में आएंगे, तो तभी मैंने पहले ही कहा, आप जो रेस्पिरेशन डिफिनीशन आप बताते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, बस एक लाइन में हम सब कुछ सारा का मामला खत्म कर देंगे, बट दिस इज सीरीज ऑफ स्टेप्स, बहुत से स्टेप्स यहाँ होते हैं, तो इनसे गुजरना पड़ता है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, तभी तो हमें एनर्जी, अभी एनर्जी आई कुछ, कहाँ पे आई एनर्जी, शाबाश, ADP में, और देखो तो यहाँ पर हमें ATP बनाया, GDP, सुनो मेरी बात, यहाँ पर हमें ATP मिला, तो जब ATP मिला, ये तो एक प्रोसेस हुई है ना, ये एक प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं, या अक्सर क्वेश्चन आता है, फास्फोराइलेशन, आप राइट डाउन, फास्फोराइलेशन जो है, इट इज अ प्रोसेस which results the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. It results the formation of ATP. It results the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. And the process which involves formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो ये फास्फोराइलेशन दो किस्म की होती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो दूसरी फास्फोराइलेशन वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो हमने पढ़ना है जब हम फोटोसिंथेसिस आएंगे। तो यहाँ हम फंसे हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में फंसे हैं, तो यहाँ पर जो फास्फोराइलेशन होती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये आप देखो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, हालांकि उसमें भी सेम ATP बनता है, मगर हम इसे क्यों कहते हैं ऑक्सीडेटिव, यहाँ तो लाइट की ज़रूरत नहीं है बल्कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो क्लोरोप्लास्ट में होती है दैट इज कॉल्ड एज फोटोफास्फोराइलेशन। हेलो सर, फोटोफास्फोराइलेशन, the second is called as photophosphorylation. Very cool. Second is called as photophosphorylation. Photophosphorylation.
that takes place in the presence of light but takes place in chloroplast. That takes place in the presence of light as well as takes place inside the chloroplast. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एज वेल एज फोटोफास्फोराइलेशन. अभी तो हम ऑक्सीडेटिव पढ़ रहे हैं, जब हम फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं कॉलम बनाऊंगा यहाँ पर, एक साइड लिखेंगे फोटोफास्फोराइलेशन. ये क्लियर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. तो यहाँ पर हमें क्या बना, आपकी वो पॉइंट में क्लियर करना है. यही तो हम और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. मुझे ये बताओ, हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, यहाँ तो बने पायरिक एसिड कितने? दो. ये तो आता है क्वेश्चन. वो एक मॉलिक्यूल से 2 पायरिक एसिड बने. क्लियर? ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल बने? 2. नेट और ग्रास? नेट. ग्रास 2 -2 अगर आपको याद होगा, मैंने कहा वहां पर 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं. किसमें? ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी मॉलिक्यूल. 2 तो कंज्यूम होते हैं, वो -2 नेट लगी 2 एटीपी मॉलिक्यूल. अच्छा, यहाँ पर जो पायरिक एसिड साइकिल के पास में दाखिल हुआ तो NADH कितने बने? ये गिन लो, यही आता है एग्जाम में. 2 बने. 2 वहाँ पर भी बने ना. नहीं, काउंट करो फिर मुझे बताओ. 3 4. पायरिक एसिड यहाँ आ गया तो ये दाखिल हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में. उसके बाद क्रेब्स साइकिल से दाखिल हुआ किसमें? क्रेब्स साइकिल में. तो क्रेब्स साइकिल में 3 4 यहाँ एक है ना, 1 और यहाँ पर यहाँ पर आइसो 2 उसके 3 और वहाँ 4 वो 4 NADH, क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इनका. तो FADH कितने बनते हैं? एक है ना. ATP मॉलिक्यूल, ATP और GTP से हैं. ATP और GTP GTP और ATP 2. ये सेम है. इस पर नहीं लिखा है, इस पर लिखा है. ये क्या है? GTP है ना. कितने बनते हैं? तो आप रट्टा लगाते हो ना, या रट्टा मत लगाओ. यहाँ कितने लिखे हैं? एक ही लिखा है. तो कितने बनेंगे? तो एक आ गया. एक पायरिक से देखो, ये क्वेश्चन आता है. यही फिर बच्चा बोलता है अरे यार आउट ऑफ सिलेबस आया, हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ. देखो, एक पायरिक से दाखिल हुआ तो हमें 4 NADH बने, एक FADH मिला, एक ATP मिला. अब आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस क्रेब्स साइकिल, हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल्स आर फाउंड? 1. सुनो, पहले हमने लिया एक पायरिक एसिड, तो एक पायरिक से कितने बने हमें? 4 NADH, 1 FADH, 1 ATP और GTP. ये तो एक पायरिक एसिड है. अगर मैं यहाँ पायरिक एसिड को हटा लूँ, यहाँ इसके बदले ग्लूकोज आओ, तो 8 तो कितने बनेंगे? ये कितने बनेंगे? 8 NADH 2 सोच लो. देखो बेटा, देखो नहीं, देखो पायरिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 3. ग्लूकोज में कितने हैं? 6. सो 3 से हमें ये इतने बने, और 3 से और ये बनेंगे ना. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2. देखो, पायरिक एसिड एक चक्कर काटता है तो इतने बनते हैं. अब दूसरा पायरिक एसिड इतने चक्कर काटेगा तो और इतने बनेंगे. तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से. तो कितने बनेंगे NADH? 1. ATP 2. FADH 2. प्लीज यही पढ़ लो. वो तो याद होगा आपको, रट्टा आपको याद होगा. मैं क्वेश्चन रट्टा में से नहीं आएगा, क्वेश्चन यही से आएगा.
या तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन है एक पायरिन मालिक्यूल से कितने एनएडीएच बनते हैं, कितने एफएडीएच, कितने एटीपी, या एक ग्लूकोज मालिक्यूल से, या आपको इतना ही आएगा ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कितने एनएडीएच बने, कितने एटीपी बने, या क्या बस आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, वो रट्टा मत लगाओ प्लीज़। और साथ ही साथ आप अगर जाओ NCERT जो है आपकी बुक, उसको खोल दो। मैंने कहा सारे स्टेप्स वहाँ नहीं दिए हैं, वहाँ तो ये स्टेप्स कौन सा, ये भी कट है, वहाँ में ये भी, ये तो नहीं डायरेक्ट कौन सा स्टेप है, ये है तो, और उसके बाद ये भी नहीं है, यहाँ पर ये है, ये नहीं है डायरेक्ट ये। आप NCERT देखो, अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह पढ़ो प्लीज़, तो तभी तो आप कोई कंप्यूटर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एक एक पॉइंट आप उसकी बेस से क्लियर कर लो, वरना ये रट्टा होगा तो रट्टे से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई थिंक रिसेप्शन फॉर एनी क्वेश्चन। कुछ बच्चे बाद में आए, नया आए, मुझे मतलब ये समझता हूँ मैं कि उनको ये इस साल से ऊपर ही गया होगा, तो मैं रिपीट भी करूँगा। अगर आप डेली आओगे डेली बेसिस पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट करूँगा कि अगर आप डेली आओगे, आप तो एक दिन आते हैं फिर 5 दिन ये है ना, मुझे उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है ना, क्योंकि अब तो मैंने इनको डेडलाइन दी है एंडिंग अगस्त, सिलेबस क्लियर, उसके बाद मैं छोटे छोटे एग्जाम्स ले लूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू हार्डली।